गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। क्लास शुरू हो रही है। सभी लोग को वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? कमेंट कीजिए यस सर। सभी लोग को वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? यस सर कमेंट कीजिए। सभी लोग को वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है? यस सर। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है आप लोग को? आवाज जा रही है? मेरी आवाज सभी के पास पहुंच रही है? हाँ या ना कमेंट कीजिए। यस सर, हाँ सर आवाज आ रही है। आवाज जा रही है सबके पास, सभी लोगों के पास? हाँ या ना? हाँ। चलिए क्वेश्चन को हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। ये हमारा क्लास 10th का ही चैप्टर पहला है, प्रकाश का परिवर्तन का ही क्वेश्चन है। उसको हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल और समतल दोनों। उत्तल और समतल दोनों। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनती है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनती है? कमेंट करके आंसर बताएं आप लोग। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनती है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल और समतल दोनों? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनती है? कमेंट कीजिए। एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं, एक ऑप्शन और जोड़ते हैं, डी ई ऑप्शन, सभी। ई ऑप्शन में है सभी। ई ऑप्शन में है सभी। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ई में है सभी। ऑप्शन ई में है सभी। ऑप्शन आप लोग दीजिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल और समतल दोनों और सभी। उत्तल और समतल दोनों और सभी। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनती है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनती है? चलिए इसको देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी को हम लोग, आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है। आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है। आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनता है? हमेशा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है? सीधा बनता है। अब देखिए हमारा है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण, एक है समतल, एक है उत्तल और समतल, दूसरा और लास्ट है हमारा सभी। लास्ट हमारा क्या है? सभी। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण में ये हमारा अवतल दर्पण है,
ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा P कहलाता है, ये हमारा C कहलाता है, ये हमारा सॉरी ये हमारा F कहलाता है, ये हमारा C कहलाता है, ये हमारा अनंत, ये हमारा अनंत है, ये हमारा अनंत है। तो क्वेश्चन दिया है कि इस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कोई भी दर्पण हो आभासी प्रतिबिंब यदि पूछेगा तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण में इस दो सिंपल विधि से बता रहे हैं कि हम कि अवतल दर्पण में इस पॉइंट को मानिए 1, इस पॉइंट को 2, इस पॉइंट को 3, इस पॉइंट को 4, इस पॉइंट को 5, 1 से लेकर 5 तक कहीं भी कोई वस्तु को रखा जाए, 1 से लेकर 5 तक वस्तु को कहीं भी रखा जाता है, वह हमेशा यहां से यहां तक जितनी भी वस्तु को रखा जाएगा हमेशा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, हमेशा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। यानी पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 1 से यानी अनंत पे रखें या अनंत और C के बीच रखें या C पे रखें या C और F के बीच रखें या F पे रखें, कहीं भी वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण में तो इतना से यानी 1 से लेकर 5 पॉइंट तक हमारा हमेशा कैसा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक कंडीशन है, F और P के बीच वस्तु को रखा जाता है तो हमारा प्रतिबिंब बनता है आभासी। चलिए उसको हम लोग देखते हैं चित्र से, ये तो हमारा हो गया वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब देखिए ध्यान से, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा P होता है, ये F, ये C, ये अनंत। वस्तु को जब हम F और P के बीच रखते हैं, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से। नियम कहता है हमारा दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से। और दूसरा कहां से गुजरेगी, C से। कहां से गुजरेगी, C से गुजरेगी। लेकिन ये हमारा जो रेखा है वो क्या होगा, कहीं नहीं कटेगा। दर्पण के सामने, दर्पण के इधर, यानी इसको कह सकते हैं दर्पण के सामने ये रेखा कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हमको कहीं ना कहीं उसको एक स्थान पे मिलाना है, तो क्या करेंगे, इसको डैश के द्वारा ऊपर ले जाएंगे, दर्पण के पीछे ले जाएंगे, डैश के द्वारा इसको ले गए और डैश के द्वारा इसको भी ले जाएंगे, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ मिल रहा है। ये दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है दर्पण के पीछे मिल रहा है, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है, काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक को आभासी भी कहा जाता है। तो अवतल दर्पण में हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। अवतल दर्पण में हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। लेकिन F और P से पहले, यानी P से जितना भी पहले वस्तु को कहीं भी रखा जाता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। यानी अनंत से लेकर P तक वस्तु को कहीं भी रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन हमारा दिया था किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में हमारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, इस वजह से हमारा अवतल ऑप्शन गलत है। हमारा जो अवतल का ऑप्शन है वह गलत है। चलिए अब उत्तल दर्पण में देखते हैं। अब उत्तल दर्पण का चित्र बनाते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। वस्तु को P यहाँ हुआ, C यहाँ हुआ, F यहाँ हुआ, ठीक है। ये हमारा अनंत, ये पॉइंट क्या है, अनंत। ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल। ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो वस्तु को अनंत, और देखिए कोई भी वस्तु होता है वो दर्पण के हमेशा सामने वस्तु रखाता है। कोई भी वस्तु होता है दर्पण के सामने रखी जाती है। कोई भी वस्तु को, मान लीजिए हमारा दर्पण है तो दर्पण के सामने हम इसके दर्पण के सामने खड़ा है, यानी वस्तु दर्पण के सामने रखा हुआ है। हमारा प्रतिबिंब भले ही पीछे बने, लेकिन वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है। तो ये अनंत है, P है, इसके बीच वस्तु को रखा जाता है। तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से। और ये जो वस्तु स्थिर है, जो वस्तु रखी गई है, वो कहां से गुजरती है, C से गुजरती है। कहां से गुजरती है, C से गुजरती है। वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वस्तु कहां से गुजरेगी, C से। वस्तु
सी से गुजरेगी, ये तो हमारा हो गया दर्पण से टकराने के बाद फोकस से। दूसरा वस्तु कहां से गुजरेगी, सी से। वस्तु को सी से गुजारने पर, वस्तु को सी से गुजारने पर, गलत नहीं ना है, वस्तु को, जब वस्तु को यहां खड़ा करते हैं तो वस्तु को यहां से रखने पर वस्तु यहां से दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और वस्तु और वस्तु और वस्तु, फिगर गलत नहीं है, एक मिनट थोड़ा सा, ध्रुव और फोकस के बीच सी से गुजरेगी, ये वस्तु है। ध्रुव और फोकस के बीच, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यह पॉइंट कटना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ कटना चाहिए। दर्पण से टकरा, सॉरी, यहाँ गलत लिखा गया है। यहाँ एफ होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ एफ होगा, दूसरा कहाँ होगा, सी। सॉरी, चित्र थोड़ा सा गलत हो गया था, चित्र हमारा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, गलत हो गया था, ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को, वीडियो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, एक मिनट। अब क्लियर दिखाई दे रहा है, अब सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है वीडियो, अब वीडियो सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। सर साफ नहीं दिख रहा है। अब वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है। कमेंट कीजिए, वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। कुछ लिखिए आप लोग, वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिए, और दूसरा ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ। जब वस्तु को अनंत और पी के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत और पी के बीच रखा जाता है तो यह फोकस होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस होकर गुजरती है। और दूसरा जहां वस्तु रहता है उसको कहां से गुजरते हैं, सी से। कहां से गुजरते हैं, सी से इसको गुजारा जाता है। कहां से गुजरता है, सी से। तो वस्तु हमारा यहाँ पे कटा, दोनों का रेखा कहां से कटा, कहां पे कटा, यहाँ कटा, यानी पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच यह रेखा कटा, पी और एफ के बीच यह रेखा कटा। तो जो प्रतिबिंब हमको दर्पण के पीछे बने, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, ये हमारा पीछे हुआ, ये हमारा क्या हुआ, पीछे। काल्पनिक कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है कैसा, काल्पनिक। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो
हमेशा बनता है काल्पनिक। कैसा बनता है? हमेशा काल्पनिक। और समतल दर्पण में भी जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है, वो हमेशा काल्पनिक बनता है। याद कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में केवल 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 काल्पनिक बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यही क्वेश्चन दे दे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है, तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों, काल्पनिक और वास्तविक दोनों, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। यानी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में केवल बोले तो काल्पनिक, किसमें? उत्तल और समतल में। केवल बोले काल्पनिक तो उत्तल और समतल में। लेकिन अवतल दर्पण में बोला जाए तो अवतल दर्पण में काल्पनिक बनता है, वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक बनता है और वास्तविक बनता है। लेकिन क्वेश्चन यदि दे कि किस दर्पण में, देखिए क्वेश्चन हमारा है किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी सभी। कमेंट करके इसका आंसर बताएं, कि किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कमेंट करके इसका आंसर बतावे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये हमारा पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको साफ कर देते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा? किस दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है, तो उत्तल और समतल दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप लोग आज क्या हो रहा है यार? कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल, उत्तल, समतल और सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये हमारा पहला हो गया, पहला का आंसर हो गया उत्तल और समतल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है क्या कहलाती है? जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है पारदर्शी, ऑप्शन बी है अपारदर्शी, ऑप्शन सी है पारभासी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण में किस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है? ऑप्शन ए है पारदर्शी, ऑप्शन बी अपारदर्शी, ऑप्शन सी पारभासी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर क्या होगा? कौन से दर्पण में प्रकाश आसानी से पार कर जाती है? ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए हमारा है पारदर्शी, ऑप्शन बी हमारा है अपारदर्शी, ऑप्शन सी में है पारभासी। चलिए इन लोग की जानकारी हम लोग लेते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, जिससे आसानी से प्रकाश क्या हो? आर पार हो जाए। जैसे में कोई लेंस को अगर हम ले, जैसे देखिएगा वो कोई भी चश्मा व्यक्ति लगाता है, तो चश्मा जो प्रकाश होता है, चश्मा में लाइट मारेंगे ना, तो क्या होगा? उसका प्रकाश आर पार हो जाएगा, आर पार। तो वो क्या कैसा का पदार्थ हो जाएगा? पारदर्शी। कैसा पदार्थ हो जाएगा? पारदर्शी। कैसा पदार्थ होगा? पारदर्शी। जैसे प्लास्टिक बहुत सारे वैसे प्लास्टिक होते हैं जिसको हम लोग आसानी से आर पार देख सकते हैं, आसानी से उसका प्रकाश एक दिशा से दूसरे दिशा में चल जा सकती है, मतलब आर पार हो सकती है, उसको पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी मतलब होता है वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं पार होती है, और पारदर्शी में प्रकाश पार हो जाती है, उसको पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी जिससे प्रकाश नहीं पार होती है, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे ये हमारा जो
बोर्ड है, इसके अंतर्गत हम यदि प्रकाश मारेंगे, लाइट को अगर इससे मारेंगे तो लाइट क्या होगा, इसको पार नहीं कर पाएगा, इसको पार नहीं पार कर पाएगा। तो यह कैसा पदार्थ हो गया, अपारदर्शी। अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं पार होता है, जिससे प्रकाश नहीं पार होता है उसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी। अपारदर्शी जैसे हम इंसान है, हमारे पर कोई प्रकाश से डालता है, यदि हमारे पर कोई लाइट अगर जलाता है तो हमारा प्रकाश क्या होगा, नहीं, जो लाइट का प्रकाश होगा हमसे पीछे नहीं हो पाएगा, हम उस प्रकाश को क्या करेंगे, रोक देंगे, उस प्रकाश को रोक देंगे। तो हम किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अपारदर्शी। किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अपारदर्शी। पारभासी, पारभासी वैसा प्रकाश, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश, जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार होता है, पार होती है। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार होता है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश पार होता है, सभी अंश नहीं पार होता है। सभी अंश पार होगा तो पारदर्शी होगा, एकदम नहीं पार होगा तो अपारदर्शी होगा। और पारभासी कहने का मतलब वैसा पदार्थ जिसका कुछ अंश, जिससे प्रकाश, यदि प्रकाश किसी पदार्थ को दिया जाए तो उसका कुछ अंश क्या हो जाएगा, पार हो जाए। जैसे तेल लगा जो पेपर होता है, पेपर में यदि कोई तेल लगा दिया जाए, कोई तेल को उस पर लग गया तो उसके ऊपर अगर लाइट जलाते हैं, उस पर क्या होगा, लाइट अगर जलाते हैं तो कुछ प्रकाश क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, कुछ प्रकाश क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पारभासी पदार्थ का ऑप्शन में हम लिखेंगे तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश क्या होता है, पार होता है। जैसे में तेल लगा कागज, जैसे में तेल लगा कागज। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए, क्या कहलाएगा हमारा, पारदर्शी। क्या कहलाएगा हमारा, पारदर्शी। सभी लोग कमेंट करें पारदर्शी, ऑप्शन ए। सभी लोग कमेंट करें पारदर्शी या ऑप्शन ए। सभी लोग कमेंट करें ऑप्शन ए या पारदर्शी। हो गया। चलिए हमारा क्वेश्चन एक दिया हुआ था यहाँ, किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सभी में बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सभी में बनता है। अवतल में भी काल्पनिक बनता है, उत्तल में भी काल्पनिक बनता है, समतल में भी काल्पनिक बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सभी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सभी, यानी सभी दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और क्वेश्चन यदि रहता किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ अवतल, सिर्फ अवतल। किस दर्पण में केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा आंसर, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी है आभासी और बराबर। आभासी और बराबर। कमेंट करके आंसर इसका बतावे क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होती है, वास्तविक और उल्टा दोनों होता है, वास्तविक और सीधा होता है, या आभासी और बराबर होता है, आभासी और बराबर होता है। कमेंट करके इसका आंसर बतावे क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके इसका आंसर बतावे। किस दर्पण में, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और बराबर, आभासी और बराबर। इसका आंसर होगा आभासी, इसका आंसर होगा आभासी। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे हम, आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है, उत्तल और समतल, उत्तल और समतल। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और साथ साथ एक चीज याद कर लीजिएगा, देखिए बता रहे हैं, 3 याद कर लीजिएगा, एक अवतल, एक उत्तल और एक समतल, एक समतल। इसमें होगा, देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, वह वास्तविक, साथ साथ वास्तविक बनता है, वास्तविक के साथ उल्टा बनता है। एक लाइन में सब लोग याद कर लीजिएगा, वास्तविक बनता है, वास्तविक के साथ उल्टा बनता है, काल्पनिक भी बनता है, काल्पनिक बनता है, कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक के साथ कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। काल्पनिक के साथ कैसा बनता है, सीधा। साथ साथ इसका जो प्रतिबिंब होता है बड़ा
या छोटा कुछ भी हो सकता है, बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है, बड़ा और छोटा दोनों बनता है, बड़ा और छोटा दोनों बनता है। लेकिन ज्यादा केस में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ज्यादा केस में हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक के साथ हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनता है? सीधा। काल्पनिक के साथ कैसा बनता है? सीधा। और इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसको याद कर लीजिएगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसी प्रकार समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक के साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक के साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है। और इसके साथ इसका जो प्रतिबिंब होता है वो बराबर बनता है। इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर। इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर। यानी मान लीजिए हमारा समतल दर्पण है तो हमारा जो फेस है, यानी जितना हमारा शरीर का आकार है, इसके अनुसार हमारा शरीर का आकार हमको बराबर दिखाई देगा। शरीर का आकार कैसा दिखाएगा? इस दर्पण में हमारा शरीर का आकार कैसा दिखाई देगा? बराबर। कैसा दिखाई देगा? बराबर। इसको देख लीजिएगा, अवतल, उत्तल और समतल, अवतल, उत्तल और समतल। एग्जाम के दृष्टि से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग याद कर लीजिएगा। अवतल में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है, बड़ा छोटा दोनों बनता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है, काल्पनिक के साथ हमेशा छोटा बनता है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक के साथ बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? आभासी और बराबर, आभासी और बराबर, आभासी और बराबर, आभासी और बराबर। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है क्लास? तो कमेंट कीजिए, दिल देकर कमेंट कीजिए सभी लोग। जिसको समझ में आ रहा है कमेंट करके दिल दीजिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये मिटा देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? अब पहला नंबर, निर्वात क्या होता है? निर्वात क्या होता है? निर्वात कहने का मतलब वैसा स्थान, वैसा स्थान, वैसा स्थान, वैसा स्थान जहां 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 वैसा स्थान जहां वायुमंडल, वैसा स्थान जहां वायुमंडल, वैसा स्थान जहां वायुमंडल में हवा का अंश ना हो, हवा का अंश ना हो, वायुमंडल में हवा का अंश ना हो। यानी हमको निर्वात कहने का मतलब कि वैसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह भी कुछ दिखाए, मतलब कुछ समझ में नहीं आए, वैसा स्थान जहां पर वायुमंडल में हवा का अंश ना हो, तो निर्वात उसको क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो जब किसी वायुमंडल में, जब अंतरिक्ष में प्रकाश, देखिए अंतरिक्ष में यानी वायुमंडल में जो पृथ्वी से बाहर जो कक्षा होती है वह हमारा क्या होता है? निर्वात के रूप में रहता है। वह क्या रहता है? निर्वात के रूप में रहता है। वहां पे क्या होता है? किसी प्रकार का कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, और वहां पे हवा का अंश भी बहुत कम है, हवा का अंश ना के बराबर। उस वजह से इसको क्या कहते हैं? निर्वात। उसको क्या कहते हैं? निर्वात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वात कहा जाता है। तो क्वेश्चन दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? मतलब निर्वात मतलब कहाँ? जहां वायुमंडल ना हो वहां पे प्रकाश अगर लाइट दिया जाए तो उसका चाल कितना होगा? प्रकाश निर्वात में, वायुमंडल में प्रकाश की चाल कितनी होगी? ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कर इसका आंसर बतावे। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए ए बी सी डी, सभी लोग कमेंट कीजिए ए बी सी डी। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए। बहुत सारे लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? बहुत सारे लोगों का आंसर ए आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर ए आ रहा है। चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं, इसको क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए
निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी प्रकाश जो होता है निर्वात में, प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वह 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। साथ देखिएगा, यहां हम मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में यदि बदलेंगे, किलोमीटर में इसको बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी ऑप्शन ए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, ऑप्शन बी 3 गुने 10 के 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ऑप्शन बी है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। सभी लोग का ऑप्शन ए, सभी लोग का गलत आ रहा है आंसर। ऑप्शन इसका होगा सी, ऑप्शन इसका होगा सी। सभी लोग ऑप्शन सुधार कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ मीटर प्रति सेकंड दिया है, किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए 10 के पावर 3 से क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। 10 के पावर 3 से उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आ जाएगा हमारा कितना, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 गुने 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। चलिए क्वेश्चन आंसर हमारा हो गया, आंसर इसका सी, आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए 5 में दिया हुआ है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है सभी। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसमें ऑप्शन फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए इसको देखते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसमें कुछ ऑप्शन और बढ़ा लीजिएगा, डी की जगह कर लीजिए आप लोग, डी की जगह ऑप्शन कर लीजिए समतल उत्तल, समतल और उत्तल, समतल और उत्तल, समतल और उत्तल, डी ऑप्शन में। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, समतल उत्तल, तीसरा है अवतल, चौथा है समतल और उत्तल। कमेंट करके इसका आंसर बतावें किसका होगा। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, समतल उत्तल, ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन डी है समतल और उत्तल दोनों, समतल और उत्तल दोनों। कमेंट करके इसका आंसर बतावे क्या होगा, कमेंट करके इसका आंसर बतावे क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण, ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण। इसको बीच से डिवाइड करते हैं, ये वाले भाग जब बाहरी पेंट होता है तो ये होता है हमारा अवतल, ये क्या होता है हमारा अवतल, ये क्या होता है हमारा अवतल। इस अंदर का भाग को जब पेंट किया जाता है, आंतरिक भाग को जब पेंट किया जाता है तो ये वाला भाग को कहा जाता है उत्तल। क्या कहा जाता है, उत्तल। क्या कहा जाता है, उत्तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तल कहा जाता है। तो क्वेश्चन दिया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस चित्र के अनुसार इसको हम लोग जब चिन्ह परिपाटी से बनाते हैं, चिन्ह परिपाटी जिसको कहा जाता है चिन्ह परिपाटी, क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, 4 अक्ष होते हैं, 4 अक्ष होते हैं। इस प्रकार 4 अक्ष होते हैं। इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं एक्स डैश, इसको कहा जाता है वाई, इसको कहा जाता है वाई डैश। क्या कहा जाता है, वाई डैश। ये हमारा हो गया सेंटर, सेंटर ये हमारा हो गया क्या, सेंटर, ये हमारा हो गया सेंटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर। अब ये क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, ये जो पोल होता है, इसका पोल और जो इसका पोल, दोनों का पोल दिख रहा है, ध्रुव, इसका भी ध्रुव, इसका भी ध्रुव, दोनों ध्रुव है। ध्रुव को हमेशा इस चिन्ह परिपाटी में इस पॉइंट पे रखा जाता है। चिन्ह परिपाटी में ध्रुव को हमेशा इस पॉइंट के स्थान पे रखा जाता है।
ध्रुव को यानी इसका अवतल दर्पण का ध्रुव को इस पॉइंट में रखेंगे और उत्तल दर्पण के ध्रुव को भी इस पॉइंट में रखेंगे, इस पॉइंट में रखेंगे। तो इसके अनुसार चलिए दो हम चिन्ह परिपाटी बनाते हैं। एक चिन्ह परिपाटी यहाँ, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। सॉरी सभी को, एक कॉल आ गया था, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से, एक बार फिर से चालू करते हैं इसको। चलिए हमारा क्वेश्चन था कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस पोल को, जो हमारा अवतल दर्पण है, इसके अनुसार बैठाएंगे यहाँ, इस पोल को बैठाएंगे इस सेंटर पर, इस पोल को बैठाएंगे इस सेंटर पर, पोल को इस सेंटर पर बैठा दिए, पोल को क्या किए, इस सेंटर पे बैठा दिए। इसका बाहरी हिस्सा रंगा हुआ है, इसका बाहरी हिस्सा क्या है, रंगा हुआ है, बाहरी हिस्सा रंगा हुआ है। अब इस पोल को इसके अनुसार बैठाएंगे, इस पोल को इसके अनुसार बैठा देते हैं, इसके अनुसार क्या हुए, इसको बैठा दिए, इसके अनुसार क्या किए, इसको बैठा दिए। इस पोल को यहाँ बैठा दिए, इस पोल को क्या किए, यहाँ बैठा दिए। अवतल दर्पण में इस पोल को कहाँ बैठा दिए, यहाँ, यहाँ को बैठा दिए। ठीक है, अब जो चिन्ह परिपाटी होती है, जो दिख रहा है ये चिन्ह परिपाटी, इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं एक्स डैश। एक्स डैश मतलब इधर जितना भी, यानी दर्पण के बाएं साइड में जितना भी चीज होता है सब ऋणात्मक होता है, सब क्या होता है, ऋणात्मक। और दर्पण के जो सामने होता है, दर्पण के यानी दर्पण के दाहिनी ओर, दर्पण के दाहिनी ओर जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक। वह क्या होता है, हमेशा धनात्मक। इसके अनुसार भी ये पी के यानी पोल हमारा दिया है, इसके इधर और क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक, इसके इधर क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक, और इसके दाहिनी ओर क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक, क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक। अब इस पोल के अनुसार ये पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, इस पॉइंट को सी कहते हैं और इस पॉइंट को अनंत कहते हैं। ठीक है, उसी अनुसार इस पॉइंट को पी कहते हैं, इस पॉइंट को सी कहा जाता है, इस पॉइंट को एफ कहा जाता है, इस पॉइंट को सी कहा जाता है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सी कहा जाता है। और इधर क्या है हमारा अनंत है, इधर क्या है हमारा अनंत है, इधर क्या है हमारा अनंत है। ठीक है, आगे देखिए, इसके अनुसार देखिएगा, इस पॉइंट के क्वेश्चन हमारा दिया क्या, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए फोकस दूरी, ये पॉइंट के इधर फोकस अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण इस पॉइंट के बाईं ओर, इस दर्पण के बाईं ओर ये क्या है, ऋणात्मक है, इस ओर क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक की ओर हम लोग को फोकस दूरी है, ऋणात्मक की ओर फोकस दूरी हमारा है या नहीं, ऋणात्मक के साइड में फोकस है, ऋणात्मक के साइड क्या है, फोकस है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, क्या होती है, ऋणात्मक। उसी प्रकार उत्तल दर्पण, ये हमारा क्या है, उत्तल, ये क्या है, उत्तल। उत्तल यहाँ और पॉइंट है, पॉइंट के दाहिनी ओर, पॉइंट के दाहिनी ओर क्या होता है हमारा धनात्मक, पॉइंट के बाद यानी पोल का इधर क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की इस साइड, उत्तल दर्पण के पोल, ये पोल हमारा ये है, इधर हमारा दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर जो भी चीज रहता है, दाहिनी ओर जो भी वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, कोई भी हो, सेंटर हो, फोकस दूरी, पोल हो, सब क्या है, दाहिनी ओर है। तो दाहिनी ओर उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। उत्तल दर्पण की
फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, यानी कि इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल क्या होता है, उत्तल। ऑप्शन तो हमारा अवतल कट गया, ऑप्शन क्या हो गया, अवतल कट गया। साथ साथ समतल दर्पण की भी, समतल दर्पण क्वेश्चन डाउट नहीं ना है, उनतालीस का बी। देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल। क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। समझ गए, चलिए इसको साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है दर्पण सूत्र के अनुसार, दर्पण सूत्र के अनुसार, दर्पण सूत्र के अनुसार, दर्पण सूत्र के अनुसार कौन हमारा सत्य नहीं है, कौन हमारा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन बी में है 2f/r, ऑप्शन सी में है 1/v प्लस 1/u बराबर r/2, ऑप्शन डी में है 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r, 2/r। कमेंट करके इसका आंसर बताए क्या होगा, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। ऑप्शन, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, बताइए कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। चलिए देखिए, ये जो होता है इसको कहा जाता है दर्पण सूत्र, इसको कहा जाता है दर्पण सूत्र, इसको कहा जाता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र है, ये हमारा ऑप्शन सत्य है, ये हमारा क्या है, ऑप्शन सत्य है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एक होता है, देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, ऑप्शन ये है हमारा क्या, अवतल दर्पण, इसको पी कहा जाता है, इसको एफ कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सी कहा जाता है। और यहां से यहां तक टोटल दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। टोटल दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। टोटल दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। तो त्रिज्या को दो भागों में बांट रहा है कौन, एफ। त्रिज्या को दो भागों में कौन बांट रहा है, एफ। तो ये r/2 हो गया, तो ये भी r/2 हो गया। क्या हुआ, r/2 हो गया, r/2 हो गया। तो क्वेश्चन दिया है 2f बराबर r, 2f बराबर r, यानी कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ऑप्शन बी को हम लिख सकते हैं f बराबर r/2। ये गुणा में है, नीचे आया तो इसके बराबर चल जाएगा भागा में, तो f बराबर r/2। f बराबर r/2 है नहीं है, f के यहां से यहां फोकस दूरी कहलाता है, तो f का मान r/2 है या नहीं है, f बराबर r/2 है या नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सत्य है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में हमारा दिया हुआ है 1/v प्लस 1/u बराबर r/2, r/2। अब देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी अब देखिए ध्यान से, इसमें इसके अनुसार 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर, देखिए ध्यान से, यहाँ r/2, यहाँ क्या है r/2, r/2 को क्या लिख सकते हैं, f, r/2 को क्या लिख सकते हैं, f। तो हमारा 1/v प्लस 1/u बराबर 1, सिर्फ f रहता, सिर्फ f रहता तो हमारा क्या होता, देखिए r/2, r/f बराबर r/2, r/2 रहता तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, f बैठाते, इसके स्थान पे क्या होता, f बैठाते, इसके स्थान पे क्या हो जाता है, f को बैठाते तो हमारा, f को बैठा दें, f को बैठा देंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/r/2। देखिए r/2 यानी f, r/2 यानी f, r/2 यानी यहां हो गया f। देखिए सॉरी, यहां देखिए फिर से इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, a बराबर यहाँ r/2 था, a बराबर क्या था, r/2 था, तो इसको लिख सकते हैं r/2 को, r/2 को हम लोग लिख सकते हैं f, r/2 को क्या लिख सकते हैं, f। तो r बराबर लिख सकते हैं, r बराबर लिख सकते हैं 2f, r बराबर क्या लिख सकते हैं, 2f, r बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या हम स्प्रिंट हो रहा है, 1/v प्लस 1/u बराबर r/2, r/2।
हमारा दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f 1/f। तो 1/v प्लस 1/u बराबर f की जगह क्या होता है, f जगह क्या हो जाएगा, f का मान कितना होता है r/2, f का मान क्या होता है r/2। तो f का मान यदि हम r/2 रखते हैं, r/2 रखते हैं तो 2 सबसे ऊपर चल जाएगा, 2 क्या हो जाएगा सबसे ऊपर चल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r 2/r, यानी ऑप्शन सी हमारा भी क्या है, सही है। ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, ऑप्शन सी क्या है हमारा गलत, ऑप्शन सी क्या है हमारा गलत है, क्योंकि वहां r/2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए था लास्ट में r/2, लेकिन यहाँ दिया क्या है r/2, आना चाहिए था क्या 2/r, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कौन सत्य नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके बाद कल आप लोग ये पूरा दर्पण का लगभग प्रकाश का परावर्तन का जितना भी क्वेश्चन था लगभग डिस्कशन हो चुका है। 3 वीडियो बनाया हूं मैंने, उसमें टोटल के टोटल दर्पण का लगभग क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अगला क्लास आप लोग को साइंस का ही केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का होगा। धन्यवाद।